कहानी के आखिर में मेरी आंख खुली और मैं उस नफरत किए जाने वाले असली हेयर के रूप में जागा। जिस फेक एयर को सब प्यार करते थे, उसने पहले ही हर किसी का दिल जीत लिया था। मुझे घर से निकाल दिया गया था और सड़क पर छोड़ दिया गया था। इतनी दुख भरी कहानी में अब मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। मैं सोच ही रहा था कि कार से टकराकर मरूं या किसी रूफटॉप से कूद जाऊं। तभी रास्ते से गुजर रहे लुटेरों के एक गैंग ने मुझे घसीटकर अपनी कार में डाल दिया। उन्होंने एक चाकू निकाला और मेरी गर्दन पर रख दिया। हिलना मत, अपने परिवार को कॉल करो, उनसे कहो कि $5 मिलियन लेकर आए। अगर चिल्लाए तो सीधे नरक भेज दूंगा। तो किस्मत ने सच में मेरे लिए एक प्लान बना रखा था। मैं राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ! मेरी चीख हवा को चीरती हुई गूंज उठी और दोनों लुटेरे एक पल के लिए जम गए। उनमें से एक ने तुरंत मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। तुझे लगता है मैं अभी तुझे मार नहीं सकता? मैंने पूरी ताकत से सिर हिलाया। मेरी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं, लेकिन उस लुटेरे को यह साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मेरी जेब से फोन निकाला और मेरी सबसे हाल की कांटेक्ट क्लोई हेज को कॉल लगा दिया। काफी देर तक रिंग जाने के बाद कॉल कटने से ठीक पहले जुड़ गई। तुम्हारा भाई हमारे पास है, $5 मिलियन नहीं दिए तो यह मर जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, ईथन, क्या यह तुम्हारी नई चाल है? सिंपैथी पाने के लिए फेक किडनैपिंग? अब बस भी करो, मेरी सहनशक्ति की परीक्षा लेना बंद करो। तभी दूसरी आवाज सुनाई दी, क्लोए, ईथन बस चाहता है कि हम उसकी परवाह करें, इसलिए उसने यह सब किया है। शायद हमें जाकर देख लेना चाहिए। क्लोई ने ठंडी आवाज में कहा, केलेब, तुम बहुत दयालु हो। जो इंसान मरने से डरता है वह सिर्फ हेज फैमिली से और पैसे ऐंठने की सोचता है। उसका किडनैप नहीं हुआ है, ये बस उसका घटिया नाटक है। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक लुटेरे ने दूसरे की तरफ देखकर कहा, क्या ईथन असली हेज हेयर नहीं है? फिर ये लोग फेक वाले को उससे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? दोनों ने एक साथ मेरी तरफ सिर से पैर तक देखा। मैंने भी उन्हें देखा और कहा, मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? थोड़ा प्रोफेशनल प्राइड भी रखो। मुझे अभी मार दो, या फिर क्या मेरा डिनर खिलाने पर भी $20 खर्च करोगे? दोनों छोटे बाल वाले लुटेरे काफी देर तक सिर जोड़कर फुसफुसाते रहे। आखिर उन्होंने फैसला किया कि मुझे छोड़ देंगे और जल्दी पैसे कमाने के लिए किसी ज्वेलरी स्टोर को लूटेंगे। बॉस, हमने तो सिर्फ रैंसम लेने का तय किया था, अब रॉबरी भी करेंगे। मुझे लगता है हमारे पास उसके लिए स्किल नहीं है, बॉस ने कहा। पैसा कमाना ही तो मकसद है, फर्क क्या पड़ता है? हमारे पास हॉस्टेज भी है, सोना उठाओ और भाग जाओ। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, जब मैं रॉबरी के बाद भी इतनी मेहनत से तुम्हारा हॉस्टेज बना हुआ हूं, तो क्या मुझे एक बार चाकू मारकर खत्म नहीं कर सकते? रॉबरी उम्मीद से कहीं बेहतर रही। एक आदमी ने स्लेज हैमर उठाकर कांच पर पूरी ताकत से मारा। दूसरा अपने चाकू को लेकर मुझसे ही जूझ रहा था। यह मेरा चाकू है, छोड़ इसे। मैंने कहा, बॉस, बस अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाओ और मेरा गला काट दो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। उसने झुंझलाकर कहा, दफा हो, मुझे रॉबरी और मर्डर का फर्क पता है। तू मुझे एक्स्ट्रा जेल की सजा नहीं दिलवा पाएगा। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सब उंगली दिखाकर बातें कर रहे थे। सच में ये किसी आदिम इंसान जैसी रॉबरी थी। वह सिक्योरिटी ग्लास मजाक नहीं था। बेचारा पूरी तरह थक चुका था। इतनी देर तक मारने के बाद भी वह एक भी शीशा नहीं तोड़ पाया था। जैसे ही पुलिस की सायरन पास आने लगी, हैमर वाला लुटेरा बौखला गया। उसने चाकू निकाला और फर्श पर झुकी हुई एक जवान औरत को पकड़ लिया। अगर मैं जेल जा रहा हूं तो किसी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये देखकर मैं खुशी से भर गया और तुरंत उसके सामने दौड़कर खड़ा हो गया। मैंने उस औरत को अपने शरीर से ढक लिया, जैसे मैं मरने के लिए पूरी तरह तैयार था। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। मुझे अपने पेट में ठंडी धार उतरती हुई महसूस हुई। वही जानी पहचानी शांति फिर से पूरे शरीर में फैल गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और मुस्कुरा दिया। बेहोश होने से पहले मैंने भीड़ को चीरती हुई एक औरत को आते देखा। वह चिल्लाई, क्या कर रहे हो? जल्दी 911 पर कॉल करो। ये जरूर किताब वाली क्लोए हेज थी, असली ईथन की सगी बहन। लेकिन क्लोई कभी भी मेरे लिए परेशान नहीं होती। किताब में साफ लिखा था कि जब असली ईथन वापस हेज फैमिली में लौटा था, तब उसी घर में सबसे ज्यादा नफरत उससे क्लोई ही करती थी। जिस दिन ईथन वापस आया, उसी दिन केलेब हेज 18 साल से उसकी जगह उस परिवार में रह रहा था। उसी रात केलेब घर छोड़कर भाग गया। पूरी रात तलाश करने के बाद परिवार ने उसे बारिश में भीगा हुआ पाया। वह सबकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगा। मॉम, डैड, क्लोई, मुझे लगा अब आप लोग मुझे नहीं चाहते। क्लोई ने उसे कसकर गले लगाया, फिर मुड़कर ईथन पर चिल्लाई, सिर्फ ब्लड रिलेशन होने का मतलब ये नहीं कि तुम केलेब की जगह ले सकते हो। उस दिन के बाद असली ईथन ने पूरे 1 साल तक खुद को झुका कर रखा, सिर्फ परिवार के प्यार का एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए। लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार और ठंडा व्यवहार ही मिला। मेरी नाक में डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध भर गई। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। सिर घुमाया तो सामने क्लोई हेज खड़ी थी। ईथन, तुम जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाते रहते हो, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए।
कोई हैरानी नहीं कि मैं तुम्हें मरने के लिए वहीं छोड़ने वाली थी, मैं चिढ़कर बोला। चुप रहो। तभी अचानक मेरी गर्दन के आसपास कुछ चुभने लगा। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला तो वह एक पुराना प्रोटेक्शन चार्म था। मेरे पास ईथन की कोई यादें नहीं थीं। मेरे लिए वह बस बेकार का पुराना सामान था जो रास्ते में आ रहा था। इसलिए मैंने बिना एक पल सोचे उसे उतारकर दूर फेंक दिया। क्लोई चौंक गई। ईथन, तुमने वह चार्म फेंक दिया? मैंने कहा, और क्या करता? वह मुझे चुभ रहा था, उसे क्यों रखता? क्लोई ने गंभीर आवाज में पूछा। ईथन, तुम्हें याद है ये चार्म तुम्हें कहाँ से मिला था? मैंने शांत होकर जवाब दिया, नहीं। क्लोई हेज गुस्से से मुझे घूरने लगी। उसकी ठंडी निगाहें मेरे चेहरे पर बार बार घूम रही थीं, जैसे वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। लेकिन मेरे शांत चेहरे ने उसे साफ बता दिया कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं था। ईथन, तुम्हारी एक्टिंग हर दिन और बेहतर होती जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि उन लुटेरों को भी तुमने ही हायर किया था, सिर्फ हमारा अटेंशन पाने और फिर से हेज फैमिली में वापस घुसने के लिए। क्लोई चाहे जितनी कोशिश करती, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं होती थी। ईथन की नफरत से भरी जिंदगी पूरी करना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अपना घाव पकड़कर मैं धीरे धीरे टेबल तक पहुंचा। क्लोई मेरे लिए एक फ्रूट बास्केट लाई थी। कहते हैं प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है, इसलिए मैंने उसमें रखा छोटा फ्रूट नाइफ उठा लिया। क्लोई की चीख निकल गई और मैंने वह चाकू सीधे अपनी बैंडेज बंधी हुई चोट में घोंप दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और राहत की मुस्कान चेहरे पर फैल गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तब मैं हेज मैंशन में था। मुझे साफ साफ लिविंग रूम से क्लोई की बहस की आवाज सुनाई दे रही थी। डैड, इस बार ईथन सच में लुटेरों के हाथ लग गया था। अगर चाकू थोड़ा भी इधर उधर न गया होता तो वह मर चुका होता। मिस्टर हेज की आवाज सख्त और ठंडी थी। ईथन मेरा बायोलॉजिकल सन हो सकता है, लेकिन जिस पल मैंने उसे देखा उसी पल समझ गया था कि वह अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। वह यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आया है, हेज फैमिली का पैसा। ये मरने की चाहत वाला नाटक भी सिर्फ और पैसे लेने के लिए है। मिस्टर हेज गलत नहीं थे। असली ईथन सचमुच खुद ही इस परिवार तक पहुंचा था। उसका चेहरा लगभग मिस्टर हेज से हूबहू मिलता था। जब उसने टीवी पर अपने पिता का चेहरा देखा तो वह वहीं ठिठक गया। 18 साल अनाथ की तरह जीने के बाद उसने एक कोशिश करने का फैसला किया। जहां तक पैसों की बात थी, वह उस समय हाई स्कूल का सीनियर स्टूडेंट था। बिना पैसों के वह कैसे जी सकता था? हेज परिवार के माता पिता अमीर घर में बड़े हुए थे। उनके पास शोफर थे और हर महीने भारी डिविडेंड्स आते थे। यहाँ तक कि क्लोई और केलेब को भी हर महीने $50,000 अलाउंस मिलते थे। सिर्फ ईथन को अपना बस फेयर तक खुद कमाना पड़ता था। घर आने के पहले ही दिन ईथन ने मिस्टर हेज से $10,000 मांगे थे। वह उसकी ट्यूशन फी और आधे सेमेस्टर के लिविंग कॉस्ट के लिए थे, लेकिन अपने ही पिता से उसे सिर्फ मजाक और ताने मिले। पहले ही दिन अपना असली रंग दिखा दिया। मेरे पैसों के लिए इतनी बेताबी। सोचो, ये बात उसके दिल को कितनी गहराई से लगी होगी। अच्छा हुआ कि मैं वह ईथन नहीं था। क्लोई जोर से बोली, डैड, वह नाटक नहीं कर रहा। आपको पता भी है हॉस्पिटल में क्या हुआ? ईथन पूरी तरह टूट चुका था। उसने मेरा चार्म फेंक दिया और फिर चाकू पकड़ने की कोशिश की। हेज परिवार के माता पिता के चेहरे पर मौजूद झुंझलाहट धीरे धीरे हैरानी में बदल गई। तभी मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बीच में बोल पड़ा, बीच में टोकने के लिए माफ कीजिए, क्या मैं अब जा सकता हूँ? मेरी बात सुनकर सब पहले से भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्होंने मुझे हमेशा इस घर में रहने के लिए लड़ते देखा था। उन्होंने मुझे हर पल गिड़गिड़ाते देखा था। लेकिन अब जब मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए था तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। केलेब ने उदासी से अपनी नजरें झुका लीं। यह हमेशा ईथन का घर था। उसे यहीं रहना चाहिए। जाने वाला तो मुझे होना चाहिए। स्टर्लिंग फैमिली के साथ होने वाली मैरिज अलायंस भी उसी की होनी चाहिए। उसकी बात सीधे हेज परिवार के माता पिता के दिल पर लगी। मिसेस हेज ने केलेब को कसकर गले लगाया, फिर मेरी तरफ घृणा से देखा। तुम्हारी एक्टिंग हर दिन और बेहतर होती जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि केलेब को इस घर से निकाल सको। आखिर में तुम्हारा असली मकसद सिर्फ स्टर्लिंग फैमिली की लड़की से शादी करना ही है। जब से तुम वापस आए हो, इस घर में एक दिन भी शांति नहीं रही। मैंने केलेब को 18 साल तक पाला है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने उनकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। मैं उनके पास से गुजरता हुआ सीधे बाहर की ओर चल पड़ा। तभी क्लोई ने मुझे रोक लिया। ईथन, ज्वेलरी स्टोर वाली बात के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अभी के लिए घर पर ही रहो। मैं दोबारा तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने हल्की हंसी उड़ाई। उस माफी में जरा भी सच्चाई नहीं थी। अगर उसके साथ बैंक ट्रांसफर की मीठी नोटिफिकेशन भी आती तो शायद मैं उसे एक मुस्कान दे देता। दोबारा इस घर में रहने के बाद मेरे साथ पहले वाले ईथन से थोड़ा बेहतर व्यवहार होने लगा। मुझे नीचे वाली मेड्स रूम से निकालकर ऊपर के एक गेस्ट रूम में रहने दिया गया। अगले दिन मैं दोपहर तक सोता रहा। नीचे आया तो मिसेस हेज बड़बड़ा रही थीं। इतनी देर तक सोते रहते हो? जरा भी मैनर्स नहीं है, केलेब ने कहा। माम,
ईथन को कल ही चोट लगी थी। मिसेस हेज ने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे तो लगता है वह चोट भी ज्यादातर फेक है। हमारा अटेंशन पाने के लिए वह हमेशा खुद को चोट पहुंचाता रहता है। ईथन, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया। मिसेस हेज, मैं आपकी मेड बनने की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे खाना बनवाना है तो पहले मुझे मार्केट रेट के हिसाब से पेमेंट दीजिए। केलेब तुरंत बोला, ईथन, तुम मॉम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैंने उसकी आंखों में छिपी खुशी देखी और बिल्कुल शांत होकर कहा, वह तुम्हारी मॉम है, मेरी नहीं। मिसेस हेज वहीं जड़ होकर रह गईं। उन्हें इस बात ने ज्यादा नहीं चौंकाया कि मैंने खाना बनाने से मना कर दिया। उन्हें इस बात ने झटका दिया कि मैंने उन्हें मॉम कहना ही छोड़ दिया था। मैं अकेला डाइनिंग रूम में चला गया, टेबल पर रखा ठंडा ब्रेड और मिल्क उठाया और चुपचाप खाने लगा। केलब ने देखा कि इस बार मैं हमेशा की तरह मिसेस हेज के आसपास नहीं घूम रहा था। वह अपने नकली मासूम चेहरे के साथ मेरे पास आया। ईथन, मुझे पता है कि तुम्हें स्टर्लिंग फैमिली की हैरिस पसंद है, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी उससे एंगेजमेंट होने वाली है। उम्मीद है इससे तुम्हें ज्यादा दुख नहीं होगा। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। अब जब मैं इसी घर में रह रहा था, क्लोई हर वक्त किसी ऑल सीइंग कैमरा की तरह मुझ पर नजर रखती थी। उसे डर था कि कहीं मैं फिर से मरने की कोशिश न करूं। लेकिन जिस दिन केलब की स्टर्लिंग फैमिली की हैरिस से एंगेजमेंट होगी, उस दिन कम से कम मुझे एक फ्री डिनर तो मिल ही जाएगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद मुझे मरने का कोई अच्छा मौका भी मिल जाए और मैं इस सब से छुटकारा पा लूं। शायद तब मैं यह बदकिस्मत जिंदगी वापस असली ईथन को लौटा सकूं। स्टर्लिंग फैमिली की हैरिस को पसंद करने वाली बात पर मैंने बस नाक सिकोड़ ली। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह दिखती कैसी है। फिर मैं उससे प्यार कैसे कर सकता था? शानदार एंगेजमेंट पार्टी में केलेब सबसे आगे स्टेज के बीचों बीच खड़ा था। उसके वायलिन की धुन किसी सपने जैसी लग रही थी। सुर धीरे धीरे बहते रहे और फिर थम गए। केलेब मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। ईथन, मेरा वायलिन कैसा लगा? मैंने अपने मुंह पर लगे केक के टुकड़े साफ किए और पूरे गंभीर चेहरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ऐसी फैंसी चीजों की समझ नहीं रखता। अगर तुम पोल डांस करते तो मुझे और ज्यादा पसंद आता। केलेब के चेहरे पर टिकी नकली फरिश्ते जैसी मुस्कान लगभग टूट गई। वह मेरे कान के पास झुका और दांत भींचकर फुसफुसाया, ईथन, तुम बहुत देर से वापस आए हो। इस सर्कल में किसी बेकार बेटे से उसके अपने माता पिता भी प्यार नहीं करते, समझे? मेरे आसपास खड़े लोगों की फुसफुसाहट लगातार मेरे कानों में चुभ रही थी। यही हेज फैमिली का असली बेटा है? कितना घटिया है। सुना है ये ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है, घर आते ही पहले दिन पैसों की मांग कर बैठा। इतने साल बाहर रहा है तो बर्बाद होना ही था। अगर मैं हेज फैमिली की जगह होता तो ऐसे शर्मनाक बेटे को कभी अपना नहीं मानता। वे लोग गलत नहीं थे। हेज फैमिली ने मुझे कभी पसंद नहीं किया था। बेटे फैमिली बिजनेस संभालते हैं और बेटियों की शादी ताकत बढ़ाने के लिए कर दी जाती है। किसी भी तरह से मेरी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन हेज फैमिली भी मेरे लिए अजनबी ही थे और उनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। जब किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था तब मैं चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। ऊंची रूफटॉप पर हल्की हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उससे मेरा मन अजीब तरह से हल्का और शांत हो गया। मैं रेलिंग पार करके एक बार फिर जमीन को गले लगाने ही वाला था कि पीछे से किसी की डरी हुई आवाज गूंजी, ईथन, कोई बेवकूफी मत करना। क्लोई की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। ईथन, अच्छे बच्चे बनो, मेरी बात सुनो। ये रूफटॉप बहुत खतरनाक है, पहले नीचे आ जाओ, ठीक है? क्लोई हमेशा मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया और मेरा आधा शरीर किनारे से बाहर निकल गया। क्लोई पूरी तरह घबरा गई। ईथन, मत करो, पहले मैं गलत थी, बस नीचे आ जाऊं। तुम्हें जो चाहिए होगा मैं हर बात मान लूंगी। तभी उस तनाव भरी खामोशी को एक बिल्कुल गलत समय पर आई छींक ने तोड़ दिया। ईथन, तुम सच में इस एंगेजमेंट पार्टी को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने आवाज की तरफ देखा। सामने विवियन स्टर्लिंग खड़ी थी। वह वही स्टर्लिंग फैमिली की हेरिस थी जिससे असली ईथन प्यार करता था। खाली समय में मैंने इस कहानी का ओरिजिनल प्लॉट थोड़ा पढ़ा था। जब असली ईथन पहली बार घर लौटा था तब कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। फिर उसकी मुलाकात अमीर हेरिस विवियन स्टर्लिंग से हुई। वह खूबसूरत थी, दयालु थी और किसी रोशनी की किरण जैसी थी। उसने ईथन की सूनी जिंदगी में उजाला भर दिया था। ऊपर से हेज और स्टर्लिंग फैमिली की अलायंस के हिसाब से अगर बच्चों की अदला बदली न हुई होती तो विवियन की शादी ईथन से ही होनी चाहिए थी। विवियन ने तिरस्कार से कहा, ईथन, तुम्हें बस अपनी मौत की धमकी देकर मुझे डराना आता है। सुन लो, केलेब सिर्फ मेरा फियांसे नहीं है, उसने मेरी जान बचाई थी। वही इकलौता आदमी है जिससे मैं हमेशा प्यार करूंगी। तभी एक साफ और दृढ़ लड़की की आवाज सुनाई दी। लेकिन उस दिन विवियन को बचाया तो ईथन ने था, है ना? बोलने वाली वही लड़की थी जिसे मैंने ज्वेलरी स्टोर में बचाया था।
ग्रेस बेनेट। विवियन एक पल के लिए जड़ हो गई, फिर उसने खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, ईथन, मेरा अटेंशन पाने के लिए अब तुम मेरी जान बचाने का क्रेडिट भी चुराने लगे। उसके पास खड़े केलब ने अपना निचला होंठ दबा लिया। ईथन, मुझे पता है कि तुम हमेशा हेज फैमिली में अपनी जगह बनाना चाहते थे, लेकिन विवियन को 2 महीने पहले मैंने बचाया था। ये बात सब जानते हैं। मुझे पता है तुम विवियन को पसंद करते हो। अगर तुम्हें क्रेडिट चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ग्रेस बेनेट ने आंखें घुमा लीं। उसने अपना फोन निकाला और सबके सामने एक वीडियो चला दिया। टूटे फूटे कार पार्ट्स के बीच पूरी तरह घायल विवियन ड्राइवर सीट पर बेहोश पड़ी थी। एक दुबला पतला लड़का पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने 911 पर कॉल किया। शहर के बाहर वाली सड़क की स्ट्रीट लाइट्स बहुत धुंधली थीं, लेकिन ग्रेस के कैमरा की क्वालिटी इतनी साफ थी कि उसमें मेरा चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। किताब में इस हिस्से का सिर्फ कुछ लाइनों में जिक्र था। उसमें लिखा था कि शहर के बाहर ड्राइव करते समय विवियन का ध्यान भटक गया था। उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई, उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से जा लगा और वह बेहोश हो गई। आधी बेहोशी की हालत में उसे बस इतना महसूस हुआ था कि किसी ने उसकी जान बचाई। जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तब केलेब उसके पास बैठा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसी को अपना रक्षक समझ लिया और उससे और भी गहरा प्यार करने लगी। यहाँ तक कि उनकी एंगेजमेंट भी कई महीने पहले तय कर दी गई। ग्रेस लगातार मेरा पक्ष लेती रही। मैं हेज फैमिली की नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ईथन उनका असली बेटा है। उसने 18 साल बाहर तकलीफें झेली और आखिरकार अपने घर लौटा, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसे प्यार नहीं दिया। उल्टा तुम सबने उसे सताया। एक 19 साल के लड़के ने कितना दर्द सहा होगा कि उस दिन वह बिना एक पल सोचे मेरी जगह खुद चाकू खाने के लिए दौड़ पड़ा और मरने के लिए तैयार था। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे आहें भरने लगे। केलेब का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में भरी नफरत अब साफ दिखाई दे रही थी। मैंने ग्रेस की तरफ कृतज्ञता से देखा। मैं असली ईथन नहीं था, लेकिन उसकी तरफ से मैं ग्रेस का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसने जो वीडियो संयोग से रिकॉर्ड कर लिया था, उसने ईथन की बेगुनाही वापस लौटा दी थी। अगर मरने के बाद मेरी मुलाकात कभी असली ईथन से हुई तो मैं उसे यह अच्छी खबर जरूर बताऊंगा। विवियन अविश्वास से मुझे देखती रही। ईथन, मुझे बचाने वाले तुम थे। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर पछतावा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ईथन, ये बहुत खतरनाक है। पहले नीचे आ जाओ, मैं फिर कभी तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। क्लोई भी घबराई हुई आवाज में बोली, हाँ ईथन, पहले नीचे आ जाओ, वहां बहुत खतरा है। अच्छे बच्चे बनो, इधर आ जाओ। उनकी चिंता नकली नहीं लग रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं ही इस कहानी का सबसे प्यारा मेन कैरेक्टर हूँ, लेकिन मैं तो वह इंसान था जिससे सब नफरत करते थे। मेरी कहानी तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। असली ईथन की नफरत और अकेलेपन से भरी जिंदगी पूरी करना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने अपना मन मजबूत किया और चारों तरफ गूंजती चीखों के बीच रेलिंग के ऊपर से छलांग लगा दी। सबसे पास खड़ी विवियन का चिंतित चेहरा एक पल में डर से जम गया। वह जैसे अपना होश खो बैठी हो मेरी तरफ झपट पड़ी, लेकिन चीखों के बीच उसका हाथ सिर्फ मेरी हवा में लहराती शर्ट को ही छू पाया। मैं जोर से जमीन पर आकर गिरा, लेकिन मुझे वैसा दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। मैंने अपने हाथ पैर हिलाए, सब ठीक से काम कर रहे थे। मेरे नीचे कुछ बहुत नरम था। 5वीं मंजिल से गिरने के बाद ऐसा होना नामुमकिन था। ऊपर से इस इमारत की मंजिलें भी आम इमारतों से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। शोर शराबे के बीच मुझे क्लोई की कांपती हुई राहत भरी आवाज सुनाई दी। भगवान का शुक्र है कि मैंने चुपचाप नीचे रेस्क्यू एयरबैग लगवा दिया था। तभी मुझे समझ आया कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ। मेरा सिर एक तरफ लुढ़क गया और मैं फिर से बेहोश हो गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मेरे बेड के चारों तरफ चिंता से भरे चेहरे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं होश में आ गया हूँ, सबने राहत की सांस ली। विवियन की आंखें लाल थीं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। ईथन, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझसे वादा करो कि अब कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे हमारी एंगेजमेंट होगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। मैंने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया और ठंडी आवाज में कहा, तुमसे प्यार? कब से? असली ईथन उससे प्यार करता था। अगर विवियन अभी इसी पल राख बन जाए तो शायद अगले जन्म से पहले ही वह उससे मिल जाए। दोनों चाहें तो परलोक में गोस्ट रोमांस भी कर सकते थे, लेकिन मैं तो इस दुनिया में भटका हुआ एक अजनबी था। इस लगभग अनजान लड़की में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, और वैसे भी विवियन कोई अच्छी पसंद नहीं थी। जिस दिन ईथन घर लौटा था उसी दिन उसने बड़े प्यार से उससे पूछा था कि उसे क्या पसंद है, और हर समय उसके आसपास घूमती रहती थी। वह बार बार हेज और स्टर्लिंग फैमिली की अलायंस की बात करती और उस पर खूब ध्यान देती थी, लेकिन साथ ही वह यह भी देख रही थी कि हेज फैमिली ईथन के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस परिवार के लिए असली हेयर ज्यादा महत्वपूर्ण है या वह फेक सन जिसे उन्होंने 18 साल तक पाला था। आखिरकार जवाब उसके सामने साफ हो गया। हेज फैमिली के लिए ईथन की कोई कीमत नहीं थी,
इसलिए उसने तुरंत उससे दूरी बना ली और सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर उसने अपना पूरा ध्यान केलेब पर लगा दिया। दोनों अक्सर हेज मैंशन के सामने साथ खड़े होकर मुस्कुराते रहते थे, जबकि ईथन को हर कोई नजरअंदाज कर देता था। मेरी नजर में विवियन पैरों तले कीचड़ से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसे छुओगे तो सिर्फ बर्बादी मिलेगी। शायद मेरी आंखों की ठंडक बहुत साफ दिखाई दे रही थी। विवियन हल्का सा कांप गई। उसने अपनी बेचैनी छिपाई और जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, ईथन, तुम मुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगाई? तुमने इसलिए छलांग लगाई क्योंकि मेरी एंगेजमेंट ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, है ना? मिस्टर हेज और मिसेस हेज ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ ईथन, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे हम तुम्हारी शादी विवियन से करवा देंगे। तुम इतनी ऊंचाई से कैसे कूद गए? तुम्हें पता है, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे बस तुम्हारा गिरना दिखाई देता है। हमने इतने साल तुम्हारी अनदेखी की। मैं उनकी अचानक उमड़ी ममता और पारिवारिक प्यार का ठंडे मन से तमाशा देखता रहा। मेरे लिए वह सब बिल्कुल उसी तरह था जैसे कई दिन पुरानी एक्सपायर्ड ब्रेड जिस पर बीमार कर देने वाली धूसर पीली फफूंदी जम चुकी हो। चाहे मैं भूख से मर ही क्यों न रहा होता, फिर भी उसे कभी नहीं खाता। मैंने अपने ऊपर पड़ी पतली ब्लैंकेट सिर तक खींच ली और ठंडी आवाज में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया अभी आप सब बाहर चले जाइए। ब्लैंकेट के अंदर से मुझे मिसेस हेज की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। क्लोई भी वहीं रुककर मुझसे बार बार विनती करती रही। आखिर में मुझे सिर्फ किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, ईथन, मुझे माफ कर दो। उसके बाद वह शोर मचाने वाली भीड़ कमरे से बाहर चली गई। मैंने फिर से कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये साफ तौर पर एक वीआईपी रूम था। खिड़की पूरी तरह बंद थी। उसे खोला भी नहीं जा सकता था ताकि मुझे कुछ देर अकेला रहने दिया जाए। मैं बेड पर सिकुड़कर लेट गया और अपने सीने को सहलाने लगा, जो हमेशा की तरह भारी लग रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे अंदर का कोई हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो चुका हो और उसी वजह से अब किसी भी चीज का मुंह पर कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि सिर्फ उठकर अपना चेहरा धोने जैसी छोटी सी बात के लिए भी मुझे अपने मन को बार बार समझाना पड़ता था, तब कहीं जाकर मैं उठ पाता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा ही था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी अंदर घुसा और आते ही उसने मेरा गला कसकर पकड़ लिया। ईथन, अब तुम कौन सा नया खेल खेल रहे हो? उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर और भी ज्यादा कसने लगीं, लेकिन मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। और जोर लगाओ, पूरी ताकत से दबाओ, शायद आज रात मेरा मरने का सपना सच हो जाए। आखिरकार मैं इस नफरत भरे आउटकास्ट के किरदार से छुटकारा पा सकूंगा। इस नरक जैसी शुरुआत वाली जिंदगी किसी और बदकिस्मत इंसान के हिस्से में चली जाएगी। होंठों पर हल्की मुस्कान ली मैंने पूरी शांति से मौत का स्वागत किया, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उस आदमी ने मेरा गला छोड़ दिया। हवा तेजी से मेरे फेफड़ों में भर गई और मुझे फिर से जिंदा दुनिया में खींच लाई। मेरी मौत का इंतजार करती मुस्कान देखकर वह आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तुमने पार्टी बर्बाद कर दी और उसके बाद केलेब गायब हो गया। वहां उसका टूटा हुआ फोन भी मिला है। क्या तुमने किसी को उसे किडनैप करने के लिए हायर किया है? तुम्हारे अलावा, जो हमेशा केलेब से नफरत करता रहा है, मुझे और कोई नजर नहीं आता जो ऐसा कर सकता हो। ईथन, तुमने आखिर सब पर कौन सा जादू कर दिया है? सब सच में यह मानने लगे हैं कि यह सब तुमने नहीं किया? मैं काफी देर तक जोर जोर से खांसता रहा, तब जाकर खुद को संभाल पाया। मैंने शांत स्वर में कहा, किडनैपिंग कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मेरे जैसा नफरत किया जाने वाला आउटकास्ट क्या इतना सब कर सकता है? फिर मैंने उसकी तरफ देखकर वह सवाल पूछा जो मेरे मन में था, तुम कौन हो? उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। ईथन, अब यह कौन सा नया खेल है? तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते? जाहिर है मैं उसे नहीं पहचानता था। मेरे दिमाग में मौजूद उस मोटी किताब में न जाने कितने लोगों के नाम थे। हर नए चेहरे को मैं कैसे पहचान सकता था? क्लोई को मैं इसलिए पहचानता था क्योंकि वह बिल्कुल मेरी जुड़वां बहन जैसी दिखती थी। विवियन को इसलिए जानता था क्योंकि उसकी एंगेजमेंट केलेब से हुई थी और हेज फैमिली उसके बारे में अनगिनत बार बात कर चुकी थी। लेकिन ये अनजान औरत कौन थी मुझे जरा भी पता नहीं था। मैंने बहाना बना लिया। रूफटॉप से गिरते समय मेरे सिर पर चोट लगी थी। मेरी मेमोरी गड़बड़ा गई है। मैं बहुत सारे लोगों को भूल चुका हूँ। मेरी इस छोटी सी बात ने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। कांपते हुए होंठों से उसने अविश्वास में पूछा, तुम मुझे भूल गए? मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं उन सबको भूल गया हूँ जो मेरे लिए जरूरी नहीं है। तुम भी उनमें शामिल हो। उसकी आवाज कांप उठी। ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? उसे दर्द से सिर हिलाते देखकर मुझे आखिर याद आया, यह आइवी ब्रुक्स थी, केलेब की सबसे बड़ी समर्थक। वही ईथन की ऑर्फनेज वाली बचपन की दोस्त भी थी। आइवी और ईथन एक ही उम्र के थे। दोनों ने ऑर्फनेज में एक दूसरे का सहारा लेकर किसी तरह 18 साल की उम्र तक सफर तय किया था। जब ईथन हेज फैमिली में वापस लौटा तब आइवी बहुत खुश हुई थी और उससे मिलने आई थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात केलेब से हुई और वह पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठी। उसने अपना पूरा दिल केलेब को दे दिया, ये जानते हुए कि हेज फैमिली के हेir के लिए उसकी हैसियत बहुत छोटी है। वह उसकी वफादार बन गई। वह हर समय उसके पीछे पीछे घूमती और उसकी रक्षा करती रहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसका प्यारा लड़का सुरक्षित रहे। पूरी कहानी में मुझे सबसे ज्यादा हैरानी आइवी पर ही हुई थी। 18 साल की दोस्ती के बाद भी सिर्फ केलेब को कुछ बार देखकर वह उसके प्यार में कैसे पागल हो गई और ईथन के खिलाफ कैसे हो गई।
अब जाकर मुझे इसका जवाब समझ आया। ऑर्फनेज में बड़े होने की वजह से ईथन कांटों से ढकी जंगली घास जैसा बन चुका था। वहां साधन इतने असमान थे कि उसे हर दिन लड़ना पड़ता था, सिर्फ थोड़ा सा खाना और पढ़ाई करने का मौका पाने के लिए। दुबली पतली आइवी ब्रुक्स हमेशा ईथन के पीछे छिपकर सुरक्षित रहती थी। उसी तरह उसने हाई स्कूल तक का सफर तय किया, लेकिन अब वह बड़ी हो चुकी थी और खुद अपनी रक्षा कर सकती थी। इसलिए 10 साल से भी ज्यादा समय तक उसका सहारा बने ईथन को उसने आसानी से छोड़ दिया। अब उसके लिए सिर्फ स्पॉटलाइट में खड़ा केलेब ही वह इंसान था जिसकी वह पूजा करती थी। उसकी नजर में ईथन बस गुस्सैल, जिद्दी और हर वक्त मुकाबला करने वाला बेकार इंसान था। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं उन सबको भूल चुका हूं जिनकी कोई अहमियत नहीं थी। अगर मुझे तुम याद नहीं हो तो इसका मतलब तुम मेरी जिंदगी में कभी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। आइवी सुन्न हालत में हॉस्पिटल से बाहर चली गई। पहली बार उसने अपने प्यारे केलेब की किडनैपिंग का जिक्र तक नहीं किया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद मैं भी चुपचाप हॉस्पिटल से निकल गया। बहुत दिनों बाद मैंने खुली हवा में गहरी सांस ली। अकेला चलते चलते मैं हॉस्पिटल के पास बने एक पुल पर पहुंच गया। इस अजीब दुनिया में किसी तरह 1 महीना काट चुका था। अब यहाँ से जाने का समय आ गया था। मैं मुस्कुराया और नीचे उफनती नदी को देखने लगा। मैं रेलिंग पार करके तेज बहते पानी में कूदने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ताकतवर हाथ ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसी पल एक गीला कपड़ा मेरे मुंह और नाक पर दबा दिया गया। उसकी तीखी गंध ने मेरी नाक में जलन पैदा कर दी। कुछ ही सेकंड में मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और मैं संघर्ष भी नहीं कर पाया। बेहोश होने से ठीक पहले मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया, धत्तेरे की मैं तो कंक्रीट के खंभे से भी ज्यादा मुश्किल से मरता हूँ। जब दोबारा मेरी आंख खुली तब मैं समुद्र किनारे एक बड़ी चट्टान पर पड़ा हुआ था। केलेब मेरे ऊपर खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, ईथन, तुम 18 साल तक गायब रहे, फिर वापस आकर मेरी जगह क्यों छीनना चाहते हो? अब हेज फैमिली के सब लोग तुम्हारी तरफ हो गए हैं। मैंने अपनी फेक किडनैपिंग की और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ छोड़ दिए, लेकिन आइवी के अलावा किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। ईथन, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर हम दोनों एक साथ खतरे में हों तो हेज फैमिली हमेशा मुझे ही चुनेगी। मैंने सामने खड़े डरावने किडनैपर की तरफ देखा और सब समझ गया। हेज फैमिली किसे चुनती है इससे मुझे क्या फर्क पड़ता था। मैं असली ईथन नहीं था। जब से मैं इस दुनिया में आया था मैंने हेज फैमिली से कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। मेरी उम्मीद से भी पहले हेज फैमिली वहां पहुंच गई। केलेब और मुझे एक खतरनाक टाइडल फ्लैट पर बांध कर रखा गया था। अगर कोई जरा सा भी फिसल जाता तो पीछे का गहरा समुद्री पानी उसे तुरंत निगल जाता। क्लोई का चेहरा पूरी तरह थका हुआ था और उसकी आवाज बैठ चुकी थी। जितने पैसे चाहिए बता दो, बस ईथन और केलेब दोनों को छोड़ दो। किडनैपर झुंझलाकर चिल्लाया, अगर दोनों को छोड़ दूं तो फिर मेरे पास दबाव बनाने के लिए बचेगा क्या? तुम लोग सिर्फ एक को ले जा सकते हो, बाकी पैसे मिलते ही दूसरे को छोड़ दूंगा। केलेब फूट फूट कर रोने लगा, जैसे उसका दिल टूट गया हो। मॉम, डैड, क्लोई, मुझे बचा लो। आइवी की चिंतित नजरें बार बार केलेब और मेरे बीच घूम रही थीं। आखिरकार वह हकलाते हुए बोली, ईथन, इन किडनैपर्स को तुमने ही हायर किया है ना? बस करो, टाइड लगातार बढ़ रही है, वहां बहुत खतरा है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं इस हरकत के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने बस आंखें घुमा ली। किडनैपर और भी ज्यादा अधीर हो गया। अभी फैसला करो, नहीं तो मैं इन दोनों को समुद्र में फेंक दूंगा। मिस्टर और मिसेस हेज पूरी तरह घबरा चुके थे। काफी देर की खामोशी के बाद क्लोई ने गले में अटकी आवाज से कहा, पहले केलेब को छोड़ दो, हम तुरंत पैसे लेकर आते हैं। कृपया ईथन को चोट मत पहुंचाना। किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया, फिर भी हर चेहरे पर झिझक और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं सब समझ गया। उन्होंने केलेब पर बहुत ज्यादा समय और सब कुछ लगा दिया था। मिस्टर और मिसेस हेज ने पूरे 18 साल और बेहिसाब दौलत खर्च करके इस हेयर को बड़ा किया था। क्लोई ने हजारों दिन और रात अपने भाई से प्यार किया था, उसकी देखभाल की थी। साल दर साल उसने जो गिफ्ट्स चुने थे उनसे पूरे 3 कमरे भर चुके थे। विवियन को अब पता चल चुका था कि उसकी जान मैंने बचाई थी, लेकिन वह और केलेब कई सालों से साथ बड़े हुए थे। उनके बीच की भावनाएं पूरी तरह झूठी नहीं थीं, इसलिए वह उन्हें एक रात में छोड़ नहीं सकती थी। और रही आइवी की बात, तो ऑर्फनेज में वह हमेशा मेरे पीछे छिपकर अपना हाथ आगे बढ़ाती थी। उसे सिर्फ लेना ही आता था। वह मेरी खातिर कुछ क्यों देती? केलेब संतुष्टि से सिर हिलाने लगा। जाने से पहले उसने घमंड से कहा, ईथन, देखा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। किसी के दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। मैंने हल्का सा भौं उठाई। सच में? क्लोई ने घबराकर मेरी तरफ देखा। ईथन, हम जल्द ही $30 मिलियन कैश लेकर आ जाएंगे। डरो मत, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें बचा लूंगी। विवियन भी तुरंत बोली, ईथन, चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी। आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कि हमेशा सबसे पहले तुम्हें ही चुनूंगी। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। मैंने उन सबकी तरफ देखा। मेरे मन में अब कोई हलचल नहीं बची थी। शांत और बैठी हुई आवाज में मैंने कहा,
पैसे बर्बाद मत करो। जब मुझे असली ईथन की जगह जीने का मौका मिला ही है तो जाने से पहले उसकी तरफ से कुछ बातें कह देता हूँ। मिस्टर और मिसेस हेज, मेरे जैसे आउटसाइडर पर पैसे मत खर्च कीजिए। हेज फैमिली मुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैं भी आप लोगों को कभी पसंद नहीं कर पाया। हेज फैमिली के साथ बिताए इस 1 साल में मैंने कभी भी केलेब को जलन की वजह से फंसाने की कोशिश नहीं की। अगर यकीन नहीं है तो सारे सिक्योरिटी फुटेज चेक कर लीजिए। मेरी बात सुनते ही क्लोई का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो गया हो कि अब क्या होने वाला है। उसकी आंखों में डर और भी गहरा हो गया। फिर मैंने विवियन की तरफ देखा। मिस स्टर्लिंग, तुम्हारा बार बार अपना फैसला बदलना मुझे घिन दिलाता है। तुम किसी से प्यार नहीं करती, तुमने हमेशा सिर्फ खुद से प्यार किया है। तुम्हारा प्यार हमेशा उसी इंसान के लिए होता है जिसकी हैसियत तुम्हारे भविष्य के काम आ सके। विवियन शर्म से सिर झुकाकर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर खड़ी रह गई। अब सिर्फ एक इंसान बचा था और तुम, ब्रुक्स। कुछ रहने दो, तुम्हारा नाम मायने नहीं रखता। वैसे भी मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है। तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आइवी के घुटनों से जैसे ताकत निकल गई। वह लगभग वहीं गिर पड़ी। वह बार बार बड़बड़ाती रही, ऐसा नहीं हो सकता। ईथन, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? ऑर्फनेज में तुमने कहा था कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे। चारों तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थीं। उसी पल मैं अचानक मुड़ा और छलांग लगा दी। मेरा दुबला पतला शरीर टूटते हुए तारे की तरह गरजती लहरों में जा गिरा। जैसे ही समुद्र का पानी मेरी नाक और मुंह में भरने लगा, मेरा धुंधला और दर्द से भरा दिमाग अचानक पूरी तरह साफ हो गया। मेरी पूरी जिंदगी की तस्वीरें एक एक करके मेरी आंखों के सामने चमकने लगीं। ऑर्फनेज से लेकर हेज हाउस तक, हेज हाउस से लेकर सड़कों तक। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि मेरी पुरानी दुनिया में मेरा एक भी दोस्त या परिवार का सदस्य क्यों नहीं था। वह दुनिया मेरे अपने दर्द से बनी हुई थी। वह दुनिया सिर्फ मेरी कल्पना थी। जिस दुनिया का कभी अस्तित्व ही नहीं था, वहां भला कोई मुझे कैसे देख सकता था? मेरी परवाह कैसे कर सकता था? मैं तो बस शहर में भटकती हुई एक अकेली आत्मा था, जो अपने लिए पूरी तरह अकेले जीने वाली एक शांत जिंदगी का सपना देख रहा था। और मेरे दिमाग में मौजूद वह मोटी किताब, उसका भी कभी कोई अस्तित्व नहीं था। उसके हर पन्ने पर लिखा हर शब्द मेरी अपनी जी हुई जिंदगी थी। जैसे जैसे मौत करीब आती गई, मेरी सारी कल्पनाएं एक एक करके टूटती चली गईं। समुद्र के पानी का आखिरी घूंट मेरे फेफड़ों में भर गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं ही हमेशा से ईथन हेज था, वही इंसान जिससे हर कोई नफरत करता था, वही अकेला आउटकास्ट।